चले बेटा, बिस्मिल्लाह करते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैं पहचान पा रहा हूँ तो माशाल्लाह FAR 2 और कॉस्टिंग इस बार पढ़ के देकर आए। जरा पहले उन बच्चों से बातचीत कर लूँ जो पहले कॉस्टिंग देकर आए। जी भाई, कैसा हुआ पेपर? मतलब अब इस पेपर पे भी सोच रहा हूँ, मतलब और क्या चाहते थे? आएंगे वैसे ही पास कर दे। जी मौसम भाई, अच्छा हुआ ना, तो बोल क्यों नहीं रहे? बाकी सब सोच रहे हैं अभी। पेपर दिया तो है ना? अच्छा, शुक्र है भाईजान। पेपर तो मेरे हिसाब से प्रीवियस अटेम्प्ट के मुकाबले में आसान था। सीधे सीधे सवाल थे, कोई बल्क में डेटा नहीं था इस बार। और मामला इन्वेंट्री मैनेजमेंट का तो काफी आसान रखा था इन्होंने। इवन एक सवाल तो रिपीट ही करा इन्होंने, मतलब यहाँ पहचान पाए नहीं पहचान पाए। हमने एक सवाल करा था पास पेपर का, अल्फा मोटर सप्लायर 11 दिन में भी आ सकता है, 12 दिन में भी आ सकता है, 13 दिन में भी आ सकता है। हर दिन की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। सेम सवाल रिपीट कर दिया और तो कुछ भी नहीं करा है बेटा। प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल भी मुनासिब ही था। मुझे तो उसमें ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा जो आप लोगों को ना पढ़ाया गया हो। ठीक है सर, पूरे पेपर में सिर्फ एक सवाल है जिसको मैं थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग या थोड़ा सा ट्रिकी कह सकता हूँ। वो था एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल। लेकिन बहरहाल जैसा वो था वैसे उसकी वेटेज भी थी 17 मार्क्स की। ठीक है सर। उम्मीद करता हूँ पेपर आप निकाल लोगे। आपको बाइक मैंने बहुत दिनों बाद देखा है फिजिकली। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, नाम भूल गया मैं आपका। पूरा नाम? मोहम्मद अहमद। ठीक है बेटा, कैसा हो पेपर आपका? जी सर, FAR 2 में आ जाओ। जो भी FAR 2 देकर आए, सिर्फ एक चीज पे अगर आप बोलोगे तो मैं हाँ करूंगा, बाकी मैं किसी बात पे हाँ नहीं करूंगा। ये सर कंसोलिडेशन का थोड़ा सा पैटर्न पूछने का बदल दिया, हालांकि आसान किया और आसान करा। लेकिन क्या है, हमें मुश्किल करने की आदत पड़ी हुई थी। हमसे पूरी पूरी बैलेंस शीटें बनवाओ, हमसे पूरा पूरा सॉसी बनवाओ। ये तुमने 10 मार्क्स का एक्सट्रैक्ट कहाँ से मांग लिया? हमसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करवाओ, तुमने उसकी एक्सप्लेनेशन कहाँ से मांग ली? याद है ना क्वेश्चन नंबर 2? जो ट्रीटमेंट हम करते थे, आपस का लोन इग्नोर कर दो, आपस की चीज इग्नोर कर दो। उसने उसको लिख दिया, बोला ऐसा क्यों करते हैं, एक्सप्लेन करो। अब मेरे हिसाब से तो और आसान किया उसने, लेकिन बात वही, बच्चा बच्चा है। क्या बोलेगा सर, वही थोड़ा पैटर्न बदल दिया सवाल पूछने का, मान लेते हैं यार। बाकी पूरा पेपर निचोड़ लो FAR 2 का भी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि उसने ऐसा कहाँ पे तंग किया हो। IS 1037 आखिर तक कह रहा था बड़ा सवाल आता है, 2 अटेम्प्ट से उसका 17-18 मार्क्स का सवाल आ रहा है। इस बार भी वही हो गया। प्लीज आखिरी क्लास तक आपको रिवाइज करा के भेजा है, मानते हो इस बात को? यानी शुरू भी लीज से करा था और एडिशनली आखिर में आपको रिवाइज करा के भी लीज को मैंने छोड़ा, और पेपर में उसका सवाल भी आ गया और बहुत मुनासिब सवाल था। कोई छोड़ के तो नहीं आया लीज के सवाल को, सब करके आया ना भाई। चलो बेटा, दुआ यही है अल्लाह बरकत डाल दे पेपर में। जिसने जो पेपर भी दिया है सब में बरकत डाल दे अल्लाह ताला, और इसी टाइम में निकल जाए मामला। अब आपका अगला सब्जेक्ट जिसके लिए आप यहाँ बैठे हुए इस वक्त, मैनेजिंग फाइनेंस। इसको आप लोग बेटा MFA कहते हो। सर अभी की क्लास हुई है MFA की आज कोई? इसके बाद है, ठीक है सर। आपका बेटा MFA का मेजर पोर्शन तो सर अबील के पास है। ठीक है, और कुछ ऐसे चैप्टर जो पहले मैं कॉस्टिंग में पढ़ाई भी करता था, अब मैंने वो भी सर अबील को दे दिए। वजह क्या है सर, थोड़ा टाइम को मैनेज करके चलना पड़ता है। आपके सामने जितना कोर्स ऑलरेडी मेरे पास FAR 1 FAR 2 का और कॉस्टिंग का है, उसी को समेटते समेटते टाइम कितना हो जाता है। तो मैंने बड़ा लिमिटेड रखा हुआ है MFA के अंदर अपने आप को। और एक ऐसा चैप्टर जो तकरीबन हर अटेम्प्ट में आता है, वो मैंने फिलहाल अपने पास रखा हुआ है, जिसका नाम है बजटिंग। आप लोगों के जहन में एक सवाल यकीनन आता होगा, ये ICAP ने ये पॉलिसी रखी हुई है कि जब तक कॉस्ट अकाउंटिंग पास ना करो MFA के पेपर में अपीयर नहीं हो सकते। ठीक है, क्या वजह है इसकी?
वजह बेटा कोई खास नहीं है, लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको वजह बताऊं, क्योंकि आप में से बेशतर बच्चा वो बैठा हुआ है, तो सभी वो जो कॉस्टिंग पढ़ के बैठे हुए हैं यार, ठीक है ना, यहाँ पे कॉस्टिंग पास करके बैठे हुए हैं, आप दे के बैठे हुए हैं इस दफा, अब मेरी बात समझ जाओगे। 2 अटेम्प्ट पहले बजटिंग का सवाल आया, डेटा दे दिया, बोला आपने बजट बनाना है, बजट प्रॉफिट एंड लॉस, एज्यूम करके ये कंपनी मार्जिनल कॉस्टिंग को फॉलो करती है। अब मुझे बताओ, जिसने कॉस्टिंग पढ़ी नहीं है, क्या उस सवाल को वो सॉल्व कर सकता है? उसे पता ही नहीं है मार्जिनल कॉस्टिंग होती क्या है क्या बेटा ये? एमएफए के अंदर आप जितने भी सवाल करोगे, मोर देन 85% सवाल आपको मिलेंगे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के, चैप्टर चाहे मेरा हो या सर अबील का हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का डेटा बार बार बीच में आएगा। अब अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का बेसिक नहीं है, तो आप फिर उसका एडवांस काम कैसे करोगे? इसलिए आईकेप ने ये रूल रखा हुआ है। आईकेप ने अभी तो यही रूल रखा हुआ है बेटा, आगे जाकर जब ये बात नई पॉलिसी में कन्वर्ट होगी, फिर देखते हैं इनका रूल क्या रहता है, क्योंकि अभी पुरानी पॉलिसी के तहत कॉस्टिंग ग्रुप ए के अंदर है, ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही है ना, और एमएफए ग्रुप बी के अंदर है, लेकिन नई पॉलिसी में कॉस्टिंग किस में चला जाएगा? वो ग्रुप बी में चला जाएगा। उसका नाम भी चेंज कर रहे हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जगह उसका नाम क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो जाएगा। अच्छा, उसके अंदर ये बताइए यार, ये जितने भी इंटरनेशनल कोर्सेज हैं लाइक आईसीएमए, सॉरी आपका एसीसीए और सेवा, यहाँ पे इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से पढ़ाया जाता है, तो उसको रिजेंबल करने के लिए कि हम भी वही चीज पढ़ा रहे हैं, हमने उसमें से कॉस्टिंग का सिलेबस वही रहेगा, उन्होंने बोला है कि उसको कॉस्टिंग का वर्ड हटा देंगे, लेकिन जितने कॉस्टिंग के मेथड थे सारे वैसे के वैसे ही रहेंगे। मैनेजिंग फाइनेंस के सब्जेक्ट में क्योंकि मेजर पोर्शन सर अबील के पास है, तो बेहतर होगा वही आपको इस सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू पूरा बताएं कि इस सब्जेक्ट में हम लोग फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आइडिया मैं भी आपको दे देता हूँ बेटा, ठीक है। आप लोग जब सीए क्वालिफाई कर लेते हो और आगे जाके अपनी किस्मत कैरियर बनाते हो, डिपेंड करता है आपका कैरियर किस फील्ड में बनता है। कोई बन के बैठ जाता है शुरू शुरू के अंदर सर फाइनेंस मैनेजर, कोई बन के बैठ जाता है अकाउंट्स मैनेजर, कोई बन के बैठ जाता है शुरू शुरू में टैक्स मैनेजर। ऐसी शुरुआत होती है शुरू शुरू के अंदर। तो अगर उसको टैक्स समझ में आ गया, तो आहिस्ता आहिस्ता वो टैक्स की एक्सपर्टीज देना शुरू कर देता है और टैक्स उसका एक्सपर्ट वाला एरिया बन जाता है। अगर किसी को अकाउंट्स या रिपोर्टिंग समझ में आ गया, उसकी काम प्रैक्टिस करता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता वो रिपोर्टिंग का बादशाह बन जाता है। और अगर किसी को फाइनेंस के एरिया मिल गया और वो फाइनेंस के अंदर प्रैक्टिस करता रहा, तो फिर वो फाइनेंस के टॉप के अंदर बहुत आगे चला जाता है। आज के दौर में ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट होता है, टैक्स डिपार्टमेंट होता है, आपको पता है फाइनेंस डिपार्टमेंट भी एग्जिस्ट करता है। फाइनेंस को मैनेज करना ये इतना आसान काम नहीं होता। छोटी सी एग्जांपल, सर फॉरेन करेंसी के रेट अप डाउन होते रहते हैं, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, ये अप डाउन आपको भी हिट करता होगा। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, डॉलर का रेट ऊपर चला गया, आप फंस गए। क्या बोल रहे हैं यार, मैंने $1 की चीज मंगवाई थी, $280 डॉलर का रेट था, अब पेमेंट के वक्त डॉलर $300 का हो गया, मुझे बैठे बैठे $20 का नुकसान हो गया। क्या कोई ऐसा तरीका है इस $20 के नुकसान को हम रोक सके? हाँ तरीका है आपके सिलेबस में, उसे कहते हैं हेजिंग। आप अपने जो फॉरेन करेंसी है उनकी हेजिंग के कॉन्ट्रैक्ट कर लो, हेजिंग करवा लोगे, आपका ये लॉस खत्म तो नहीं होगा, काफी हद तक क्या हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा। आप क्या बोलोगे, यार मैंने अपने फाइनेंस को मैनेज करके रखा हुआ है। आप अभी बोल दो सर मेरे पास एक ऐसा अकाउंटेंट है जो हैचिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानता, फिर पता है क्या होगा, वो ऐसा नुकसान कंपनी का बार बार करवा रहा होगा। फिर अगर पढ़ा लिखा अकाउंटेंट रख लोगे, वो इस ऐसे नुकसान को होने से थोड़ा सा रोक लेगा। आगे चलते हैं, आपके सिलेबस में एक बहुत जबरदस्त चैप्टर है, मैंने उसको बहुत पसंद करता हूँ, उसके मुख्तलिफ नाम है। उसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कहते हैं, उसे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी कहते हैं, उसे कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं, तीनों इसी के बदले में नाम है। ये पहले कॉस्ट अकाउंटिंग में चैप्टर होता था,
जब वहां पर होता था तो टीएसए में मैं पढ़ाता था, पढ़ाने में आराम से 1-1.5 महीना लग जाता था, सवाल भी उसका 20 मार्क्स का आता था। नए सिलेबस में 2022 से उन्होंने उसको एमएफए में डाल दिया, कंपलसरी समझो, आपके लिए हर दफा सवाल आता। अगर ये चैप्टर पढ़ो और ना पढ़ो, इससे फर्क क्या पड़ेगा वो समझना जरा। चलती हुई कंपनी है, सोच रही है किसी नई प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आए। पहला तरीका, यार प्रोडक्ट को बनाकर मार्केट में लॉन्च कर देते हैं, बाकी नसीब की बात है, हो सकता है प्रोडक्ट चल पड़े, हो सकता है प्रोडक्ट ना चले, चल गई तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट, नहीं तो लॉस ही लॉस। दूसरा तरीका, यार काम ना करें, एक ऐसी प्रोडक्ट जिसको बना के हम मार्केट में लाना चाह रहे हैं, क्यों ना पहले उसकी एक फिजिबिलिटी स्टडी बना लें कि इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना हमारे लिए मुनासिब है भी या नहीं है। क्यों ना हम अपनी प्रोडक्ट की इवेल्युएशन कर लें, हम प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, क्यों ना उस इन्वेस्टमेंट की अप्रेजल कर लें। इसके लिए 4 तरीके दुनिया के अंदर राइज है, 2 ट्रेडिशनल तरीके, 2 जरा मैथमेटिकल तरीके, मॉडर्न तरीके। जो ट्रेडिशनल तरीके हैं वो पहले सिलेबस में नहीं थे, लेकिन 2023 में उनको भी सिलेबस में डाल दिया। उनका नाम है पेबैक पीरियड और दूसरा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, पेपर में बहुत कम आता है। फिर 2 मॉडर्न तरीके जिनके नाम आपने सीखे हुए, उनको मैथ में थोड़ा सा पढ़ा भी है, लेकिन उनको ब्रॉड वे में अब इस्तेमाल करोगे। नई प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाह रहे हो, जी जी, उसकी एनपीवी निकालो, उसका आईआरआर निकालो। जिस प्रोडक्ट की एनपीवी पॉजिटिव हो वो काम हमें कर देना चाहिए, जिस प्रोडक्ट का आईआरआर ज्यादा हो वो काम हमें कर लेना चाहिए। अब ये एनपीवी कैसे निकलती है, आईआरआर कैसे निकलते हैं, मैथमेटिक्स तो आपको पता है, लेकिन पूरे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट कैसे बनती है ये काम अभी आपको नहीं पता, ये आपको सीखना पड़ेगा बेटा। तो ये चैप्टर भी अब है बेटा। अब ये मैंने सर अभी इनको क्यों दिया वो इस वजह समझ लेना। जब आप एनपीवी आईआरआर निकालते हो, हर सवाल में एक वर्ड आएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%। आपके सिलेबस में ये चैप्टर भी है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 2 होती है, अगर आप अपना पैसा इस्तेमाल कर रहे हो उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आप अगर उधार का पैसा इस्तेमाल कर रहे हो उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से पूरा चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर है, वो चैप्टर से रबील के पास है। अब अजी अच्छा नहीं लगता कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना वो सिखा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की अप्रेजल मैं सिखा रहा हूँ, तो भी पूरा एरिया उनको दे दिया कि भाई वो आराम से खुल के आपको समझा सके ये सारे काम को लेके कैसे चलना है। फिर बेटा यहाँ पर आप थोड़ा डेटर मैनेजमेंट पढ़ोगे, थोड़ी क्रेडिटर मैनेजमेंट पढ़ोगे, ये सब चीजें पढ़ोगे ताकि अपने फाइनेंस को मैनेज कर सको। करते 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 फिर आप एक चैप्टर पे आ जाओगे और वो चैप्टर फिर मेरे पास आ जाएगा, इसका नाम है बजटिंग। ठीक है, जब आप लोग पढ़ रहे थे कॉस्टिंग, पहली क्लास में आप लोगों को एक चीज सिखाई थी, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हमने आपको एक चीज सिखाई थी कि भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम लोग पास्ट ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग करते हैं। पास्ट में कुछ हो गया है, अब बैठ के उसकी अकाउंटिंग कर लो। सेल हो गई रिकॉर्ड कर लो, परचेज हो गई रिकॉर्ड कर लो, साल खत्म हो गया प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, साल खत्म हो गया गुजर जाने वाले साल की फाइनेंशियल पोजीशन निकाल लो। लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ना सिर्फ हम पास्ट ट्रांजैक्शन का काम करते हैं बल्कि फ्यूचर की फोरकास्टिंग भी करते हैं। और फ्यूचर की फोरकास्टिंग करने के लिए हम लोग फ्यूचर के बजट्स बनाते हैं। ठीक है सर, बजट सबको पता है, पढ़े बगैर पास के तो नहीं बनेंगे ना, यानी जो टाइम गुजर गया उसका क्या बजट बनाओगे। बजट फ्यूचर का कल का बजट बन सकता है, परसों का बजट बन सकता है, एक महीने का बजट बन सकता है, एक साल का बजट बन सकता है। तो हमारे सिलेबस में एक बड़ा एरिया है जिसका नाम है बजटिंग। पहले इस टॉपिक की वेटेज थी 20 मार्क्स की, अब इन्होंने इसकी वेटेज कर दी है 12 to 15 मार्क्स की। अब तक नई स्कीम की 6 अटेम्प्ट हो चुकी हैं, 22, 23, 24। 6 अटेम्प्ट में से 5 अटेम्प्ट के अंदर बजटिंग का सवाल आ चुका है, और एक खास किस्म का बजट है जो एग्जामिनर को बहुत पसंद है, वो ज्यादा पेपर में पूछा गया, उसको हम कहते हैं कैश का बजट, जो आपने आज तक कभी नहीं बनाया। आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई है, वो कुछ और चीज होती है, कैश का बजट कुछ और चीज होती है।
अच्छा, मैं ये समझ रहा था कि हसन भाई आज शायद मेरी एक क्लास लगाएंगे इंट्रो की, फिर मुझे थोड़ा टाइम देंगे सर आराम से, आप बच्चों को बजटिंग पढ़ाते रहना। क्योंकि मैंने अभी ब्रेक में कल का स्केड्यूल देखा, तो कल भी मेरी एमएफए की क्लास लगा दी है। तो मतलब हसन से मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा माइंड समझ में आता है, फिलोसफी ये वो चाह रहा है सर चैप्टर शुरू करो और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो चैप्टर। तो फिर मैं टाइम जाया नहीं करता बेटा, जब क्लास रोज लग रही है और चैप्टर मैंने पढ़ाना भी है, तो मजीद टाइम जाया किए बगैर अपने एरिया को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बजटिंग। हो सकता है बात लोग ये सोच के आए से हमारी बातें करेंगे, बेटा बातें तो मैं अपनी मिसेज से नहीं करता, ठीक है भैया, वो भी गुस्सा करती हैं कि सर आप कभी अच्छे मूड में होते ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्लास में बातें कैसे करेंगे हम लोग। बेहतर होगा कि हम लोग फिर पढ़ ही लें बेटा। चले सर जी। हाँ दोस्त, आपकी सेक्शन का नाम क्या रखा है? D1। मुझे एक बात कंफर्म कर देना, जो बच्चे फिजिकल बैठे हुए हैं, कोई ऐसा बैठा है कॉस्टिंग निकाला हुआ है? आपका कॉस्टिंग निकला हुआ है? आपका भी निकला हुआ है? आपका भी निकला हुआ है? चले भाईजान बिस्मिल्लाह कर लूं। मुझे पता है कुछ लोग दोस्तों से आज काफी दिन बाद मिल रहे होंगे, ठीक है, अब जरा थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं बेटा। बजटिंग जो कि बेसिकली हमारे लिए फ्यूचर की फोरकास्टिंग होती है। ठीक है सर, फ्यूचर की फोरकास्टिंग। हम कॉस्टिंग में इस तरह कहते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट का एक बेसिक काम ये भी है कि वो मैनेजमेंट को फोरकास्ट करके दे, हमें ये बताए फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है सर, फ्यूचर को फोरकास्ट करना इतना आसान काम नहीं है। फ्यूचर को बेटा फोरकास्ट आप उसी वक्त कर सकते हो जब आपके पास कुछ अजम्पशंस ली जाए। अजम्पशंस अगर आपकी वैलिड हैं तो आप फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हो, वरना जरा काम मुश्किल हो जाएगा। बजट क्यों बनाते हैं सर? क्योंकि आपका सब्जेक्ट का नाम है एमएफए मैनेजिंग फाइनेंस, उसी रेफरेंस से बात करता हूँ। फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, अगर फाइनेंस को मैनेज करना है, इसके लिए आपको बजट बनाने पड़ेंगे। क्यों सर? आपका टर्नओवर है, कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, आप जानना चाहते हो मेरे पास हर महीने के एंड में कैश की पोजीशन क्या होगी। या तो आपके पास मान लो हर महीने के एंड में कैश सरप्लस में बचा हुआ है, आपकी बजटिंग ऐसा कहती है, तो आप पता है अभी से क्या सोचो, अगले महीने के एंड में जो कैश सरप्लस में बचा हुआ होगा, मैं उसे कहां पर इन्वेस्ट करूं। वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं होती अभी कैश पड़ा हुआ है क्या बोला चल भाई अभी के अभी इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी को भी क्रिएट करना पड़ता है, उसको भी ढूंढ के रखना पड़ता है। और अगर आपको लगता है अगले महीने के एंड में मेरे पास कैश की शॉर्टेज होगी, तो फिर अभी से प्लानिंग करो उस शॉर्टेज को कहां से ओवरकम करोगे। मतलब कोई एकदम से तुम्हारी मदद करने तो नहीं आ जाएगा। थोड़ी सी एग्जांपल लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नजर आ रहा है कि भाई फॉरेन करेंसी की शॉर्टेज पाकिस्तान में हो रही है,
बट तकलीफ बढ़ती जा रही है, ठीक है। वो आईएमएफ के पास पहले से बैठे रहे। एक बात बताओ, क्या इस वक्त फॉरेन करेंसी के रिजर्व पाकिस्तान में जीरो हो गए? जीरो तो नहीं है, ठीक ठाक। अभी आप भी देखोगे कई करोड़ के, कभी कभी कई अरब डॉलर की फॉरेन करेंसी स्टेट बैंक में अभी भी पड़ी हुई होगी। जो फ्यूचर को फोरकास्ट कर रहे हैं, जो फ्यूचर की पेमेंट्स उनको नजर आ रही है डॉलर में करने वाली, वो पेमेंट इतनी ज्यादा है कि डॉलर होंगे नहीं। उसके लिए अभी से कोशिश कर रहे हैं कि वो डॉलर हमें कहीं से हासिल हो जाए। अगर अपने तौर पे जनरेट नहीं कर सकते तो उसको लोन की शक्ल में हासिल कर लें, और अगर अल्लाह ने ताकत दी पाकिस्तान को तो वो लोन आहिस्ता आहिस्ता करके हम रीपे कर देंगे, ठीक है। बस यही बात कंपनीज भी सोचती है। फ्यूचर को अभी से फोरकास्ट करो। अगर उस फ्यूचर में कुछ अच्छा हो रहा है, उस अच्छे को कैपिटलाइज करो, और अगर कुछ बुरा होने वाला है, उस बुरे को अभी से होने से रोको। इसके लिए वैसे तो बजट बहुत सारे टाइप के बनते हैं, सारे टाइप आपके सिलेबस में नहीं रखे गए। आपके सिलेबस के अंदर जो बजट रखे गए हैं वो बड़े लिमिटेड रखे गए। चले, क्योंकि आपकी बुक में चैप्टर में कुछ थ्योरी बताई गई है, तो बेहतर होगा दस साथ डिस्कस करता हुआ चलो। आपकी बुक में पहले बताया गया है कि ये बजट जो बनते हैं कंपनीज के अंदर, इनको बनाने का पूरा प्रोसेस क्या होता है। ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये लोग हर वक्त फ्यूचर को फोरकास्ट करते रहते हैं। इस मकसद के लिए ये लोग हर वक्त बजट बनाते रहते हैं। तो जहाँ पे बजट हर वक्त बनते रहते हैं, वहां पर तो प्रॉपर बजटिंग डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि सीए या एसीसी क्वालिफाइड है या आईसी में क्वालिफाइड है। वो बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर बजटिंग डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, और वो बजटिंग डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं। लेकिन जो एक नॉर्मल किस्म की कंपनी होती है, वो क्या कहती है, सर बजटिंग डिपार्टमेंट को मेंटेन रखना, उसमें क्वालिफाइड लोगों को हायर रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है, और हमें इतने ज्यादा बजट बनाने भी नहीं होते। नॉर्मली बजट उस वक्त बनाए जाते हैं जब हमें कोई खास काम करना हो। क्या बोलते हैं, चलो यार उस काम का बजट बना लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, सर घर में कोई फंक्शन होने वाला है, मान लो कोई मैरिज फंक्शन होने वाला है। हम वाले क्या बोलेंगे, रफली बजट बना लेते हैं, शादी कितने पैसों तक में निमट सकती है। आप लोग कोई पिकनिक करने वाले हो, क्या बोलोगे, यार रफली पिकनिक का बजट बना लेते हैं, कितने पैसों में पिकनिक बेहतर तौर पे हो जाएगी। इसी तरह से अगर कंपनी कोई काम करने जा रही है, उस काम की क्या कॉस्ट लगेगी, उसका क्या आउटकम निकलेगा, उसके लिए फ्यूचर का बजट बना लिया जाता है। और अगर कोई अनहोना काम करने नहीं जा रहा है, फिर तो साल भर में बजट बनते ही नहीं है। फिर कब बनेंगे सर, जब साल खत्म होने लगता है, अगले साल के लिए बजट बनाने लग जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जो आपने पढ़ा हुआ एग्जाम्पल वो दे देता हूँ। टैक्स आपने पढ़ा हुआ है, सबको पता है मई या जून के महीने में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बजट आता है, जिसको आप फाइनेंस फाइनेंस एक्ट कहते हो। आता है बजट, कौमी असेंबली में पेश होता है, वहां से लड़ झगड़ के अप्रूव होता है, फिर सेनेट में अप्रूव होता है, और 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो जाता है। यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान साल में एक बार बजट बनाती है, एक बार, ठीक है, जो अगले एक साल के लिए काफी होता है। जब वो साल खत्म होने लगता है, फिर वो एक बजट बनाती है जो अगर मजीद एक साल के लिए काफी होता है। यही काम कंपनीज करती हैं। अगर हमें कंटिन्यूस बेसिस पर बजट नहीं बनवाने, तो फिर क्या करते हैं, यार हम बजट बनाने के लिए डिपार्टमेंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं। जब जब हमें बजट बनाने होते हैं, उस वक्त हम एक कमेटी बना देंगे। नॉर्मली उस कमेटी को नाम दे दिया जाता है बजट कमेटी, और उस कमेटी के जिम्मे ये काम लगा दिया जाता है कि भाई आप अपनी सुपरविजन में इस बजट को बना के देखो। मान लो कमेटी आप जैसे पढ़े लिखे लोगों पे मुश्तमिल है, फॉर एग्जाम्पल, अब आपके जहन में एक सवाल आएगा, सर बजट तो हम बना दें, मसला नहीं है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं इस बजट बनाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं।
इन बजट के जरिए मैनेजमेंट हासिल क्या करना चाहती है? हम क्या बोलते हैं भाई, ये हमारी गाइडलाइंस है, हम चाहते हैं ऐसे बजट बनाओ, फॉर एग्जाम्पल आने वाले साल में कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल से 10% ज्यादा है। ऐसे बजट बनाओ कि आने वाले साल के अंदर कंपनी की लायबिलिटी पे होकर आधी रह जाए। ये काम कैसे होगा, इसकी प्लानिंग करके बजट बनाओ। तो क्या बोलते हैं, ठीक है सर बना देंगे, आप एक काम कर दें, जो आप हमें ओरल बोल रहे हैं इन सारी बातों को लिख कर दे दें। जब उनको लिख कर देंगे तो इसके लिए हम लोग एक मैनुअल बनाते हैं, उसे हम कहते हैं बजट मैनुअल। बजट मैनुअल टॉप मैनेजमेंट की तरफ से बनाया जाने वाला एक गाइडलाइन का मैनुअल होता है। इसमें तमाम चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में मौजूद होती हैं कि भाई क्या क्या चीजें इस मतलब क्या क्या चीजें, क्या क्या ऑब्जेक्टिव, क्या रिजल्ट्स आप इन बजट से हासिल करना चाह रहे हो। जब बजट बनाने बैठते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जहन में आता है, सर बजट का पीरियड क्या होना चाहिए? बजट एक दिन का भी बन सकता है, बजट एक हफ्ते का भी बन सकता है, बजट एक साल का भी बन सकता है, बजट 5 साल का भी बन सकता है। आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, ऐसे सुनते होंगे 5 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान। ठीक है सर, एग्जाम्पल लेते हैं। सर आपके पास सऊदी अरब है, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कंट्री की तरफ मूव कर रहा, आपने भी देखा, और नई नई एक्टिविटी वहां पे शुरू हो गई है बहुत सारी। वो क्या बोलते हैं, यार हम सऊदी अरब को विजन 2030 के अंदर लेके जाना चाह रहे हैं, यानी वो टारगेट करके चल रहे हैं कि 2030 के अंत तक सऊदी अरब को उन्होंने एक टूरिस्ट कंट्री बना देना है। इस विजन को लेके चल रहे हैं। अब उस विजन को अचीव करने के लिए सारे काम एक साथ तो नहीं हो सकते ना। अब वो जो भी काम है, चाहे आपको इस्लामिक लगे, अन इस्लामिक लगे, लेकिन बहरहाल वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जाते जा रहे हैं। जब उनसे पूछो भाई ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, वो क्या बोलते हैं, भाई सऊदी अरब में भी तेल खत्म होता जा रहा है, जब आज से 50 साल बाद, 60 साल बाद तेल खत्म हो जाएगा, कि हम भी दुनिया के आगे भीख मांगेंगे, तो हमारे पास कोई अल्टरनेट सोर्स तो होनी चाहिए ना इनकम के लिए। अब क्या है, अब हमारा इस्लाम के लिहाज से देखें, हमारे जहन में क्या आता है, मक्का मदीना आना भी चाहिए। हम क्या बोलते हैं, यार मक्का मदीना के होने की वजह से वहां पे ये इस किस्म की एक्टिविटी जो आप शुरू कर रहे हो हमारी समझ में नहीं आती, लेकिन बहरहाल उनके अपनी लॉजिक है यार, कि भाई हम जो विजन लेके चल रहे हैं, हम उस विजन को अचीव करने के लिए हम ऐसी एक्टिविटी भी करेंगे भाई। तो बहरहाल बजट एक मंथ का भी होता है, बजट एक साल का भी होता है। हमारे पेपर में जो सवाल आते हैं एक मंथ के आते हैं, एक एक मंथ का बजट आप बना बना कर दे दो। बजट जब बनाने के लिए जाते हैं तो फिर उसके लिए एक कॉन्सेप्ट बीच में आता है, बजट थ्योरी, जिसे बास किताबों में बजट स्टाइल भी कहा जाता है। सर ये क्या होता है? जब आप बजट बनाने बैठोगे, डिपेंड करता है आप किस स्टाइल में बजट बनाने जा रहे हो या किस थ्योरी के तहत बनाने जा रहे हो। पहली थ्योरी जिसको हम कहते हैं पार्टिसिपेटिव थ्योरी, और दूसरी थ्योरी जिसको हम कहते हैं इम्पोस्ट थ्योरी। ये मतलब दो थ्योरी है जिनका आपकी बुक में जिक्र किया गया है। चलिए दोस्त, ये क्या है भाई, बजट बनाना है, आपने कुछ समझदार लोगों को मिलाना है। अगर आप कहते हो मैं ऑर्गेनाइजेशन के कुछ समझदार लोगों को मिलाकर कोई कमेटी बनाऊंगा, बजट कमेटी, वो मिलजुल कर बजट बनाएंगे, तो आप एक थ्योरी के फॉलोअर हो जिसका नाम है पार्टिसिपेटिव थ्योरी। आप हर डिपार्टमेंट को बजट के अंदर पार्टिसिपेशन का मौका दे रहे हो। बाज लोग बोलते हैं यार कोई जरूरत नहीं है पार्टिसिपेशन करवाने की, टॉप मैनेजमेंट खुद बजट बनाए और बजट बनाने के बाद इम्पोज कर दे। बाज लोग कहते हैं ये ज्यादा बेहतर है। बाज लोग कहते हैं अगर पार्टिसिपेशन पे जाओगे तो एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और उस प्रॉब्लम का नाम होता है बजट स्लैक। ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है पार्टिसिपेशन के मौके पे। ठीक है, अब वर्ड को समझाए बगैर एग्जांपल पहले बताता हूं। अभी आपके पास जो भी टाइम टेबल बनता है,
टीएसए के अंदर नॉर्मली वो इम्पोज्ड होता है, मतलब आपसे नहीं पूछा जाता। देखते क्या है, टीचर की अवेलेबिलिटी, रूम की अवेलेबिलिटी, कोर्स कितना रह गया है, पर टाइम टेबल बना के आपको अनाउंस कर देते हैं। यह इम्पोज थ्योरी। आओ पार्टिसिपेशन में, सर हसन अभी आ जाए इस क्लास में कि भाई मैं कल का टाइम टेबल बना रहा हूँ, क्या करूं? किसी ने बोला सर आज क्लास हो गई ना, काफी है, एक दिन की छुट्टी तो दो। किसी ने बोला नहीं नहीं सर घर पे टाइम पास नहीं हो रहा, क्लास लगाओ, सुबह से शाम तक लगाओ। किसी ने कहा भाई अगर क्लास लगानी भी है सुबह मत लगाना, नींद पूरी करने दो, आराम से लगाना 12-1 बजे के बाद। अब असल में क्या बोल रहे हैं, बना लो टाइम टेबल। समझ में आ गई ना बात? मसला क्या है, जहां आप लोगों को पार्टिसिपेशन का मौका दोगे, लोग अपनी अपनी सहूलत रखेंगे। जब लोग अपनी अपनी सहूलत रखेंगे, उसे हम कहते हैं वो बजट में अपना अपना स्लैक डलवा देंगे। स्लैक, बजट स्लैक का मतलब ये होता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को उसके मुकाबले में कम करके दिखाते हैं जो एक्चुअली वो परफॉर्म कर सकते हैं। यानी मैं एक्चुअली ज्यादा परफॉर्म कर सकता हूं, लेकिन मैं क्यों चैलेंजिंग टारगेट लूं? एग्जाम्पल अब प्रैक्टिकल बनाते हैं। हमने कहा भाई तमाम डिपार्टमेंट के मैनेजर को मिलाकर कमेटी बना दो, इनको बोलो आने वाले साल के लिए अच्छे से बजट बनाएं। पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा हमने भी गाइड कर दिया। अब सारे प्रोफेशनल लोग, डिपार्टमेंटल हेड्स बजट बनाने बैठ गए। सबसे पहले सबने बोला चलो यार बनाते हैं सेल्स का बजट, सिलेबस में है आपके। हमने कहा भाई सेल्स बजट बनाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए आने वाले पीरियड में हम लोग कितनी चीजें बेच पाएंगे, क्योंकि जितनी बेच पाएंगे इतनी ही बनाएंगे, ज्यादा बनाने का फायदा क्या? हम सब ने सेल्स मैनेजर को बोला भाईजान हमारी रिपोर्ट क्या कहती है? सेल्स मैनेजर पढ़ लिखा आदमी, उसने पूरी मार्केट स्टडी की हुई है, पूरी मार्केट रिसर्च की हुई है। उसकी रिसर्च ये बताती है आने वाले साल में हम लोग 10 लाख प्रोडक्ट मार्केट में बेच सकते हैं। टारगेट बहुत चैलेंजिंग नहीं है क्योंकि इतना इजी भी नहीं है, लेकिन मार्केट में इतनी कैपेसिटी है कि 10 लाख प्रोडक्ट मार्केट में पेनिट्रेट करवाई जा सकती है। उसका दिमाग क्या कह रहा है, अगर मैं बजट में लिखवा दूं बजट सेल 10 लाख यूनिट, और खुदा ना खास्ता किसी वजह से 10 लाख हम नहीं बेच पाए, तो मेरे पूरे डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को डाउन कर दिया जाएगा, ना हमें बोनस मिलेंगे ना इंसेंटिव मिलेंगे। उसने अपना स्लैक रखा, अपनी एहतियात रखी। क्या बोला, सर मैं हम ज्यादा से ज्यादा 9 लाख चीजें आने वाले साल में बेच सकते हैं। पढ़ा लिखा था, ऐसी रिपोर्ट बनाकर कमेटी में जमा कराई कि सब कायल हो गए। हाँ भाई 9 लाख से ज्यादा मार्केट में गुंजाइश नहीं है चीजें बेचने की। अब सब शुरू हो गए, 9 लाख बेचने के लिए चीजें चाहिए। मान लो ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं पड़ा तो बनाना पड़ेगा। सबने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोला भाईजान कम से कम 9 लाख चीजें चाहिए आने वाले साल में बेचने के लिए, बना लोगे? अब वो अपनी दिमाग से सोच रहा है, कभी लेबर छुट्टी करी जाती है, लेबर आवर की शॉर्टेज हो जाती है, कभी मटेरियल मार्केट में गायब हो जाता है, स्टॉक आउट हो जाता है, ठीक है सर, कभी मशीन नहीं होती, मशीन के घंटे शॉर्ट पड़ जाते हैं, सब पढ़ा आप लोगों ने, लिमिटिंग फैक्टर। उसने क्या बोला मेरी अपनी मजबूरियां यार, मेरी अपनी लिमिटेशंस हैं। वैसे तो जितनी लेबर है 9 लाख बन सकते हैं, वैसे तो जितनी मशीनें हैं 9 लाख बन सकते हैं, लेकिन अगर नहीं बने तो हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और ये क्या बोलेंगे 9 लाख बनाने थे, कम बनाए, परफॉर्मेंस डाउन, गए अपने बोनस, गए अपनी प्रमोशन। उसने अपना सिलेक्ट रखा, उसने कहा नहीं सर हम 8 लाख से ज्यादा नहीं बना सकते। पढ़ा लिखा था, एज्यूम ये कर रहा हूँ। उसने भी अपनी एक ऐसी रिपोर्ट बनाकर कमेटी में जमा करवाई कि जितने लेबर के घंटे अवेलेबल है, जितने मशीनों के घंटे अवेलेबल है, उसमें रहते हुए 8 लाख से ऊपर बन नहीं सकते। ठीक है, अब बस समझने की कोशिश करना। ये बोलते जा रहे हैं, कमेटी अप्रूव करती जा रही है, उसके लिए बजट बनाती जा रही है। सब ने टारगेट अचीव कर लिए, इजीली अचीव कर लिए। ठीक है, साल खत्म हुआ, 9.5 लाख चीजें बन गई, सॉरी बिक गई, 9.5 लाख बिक गई। तब क्या बोल रहे हैं, देखा यार सेल्स परफॉर्म डिपार्टमेंट क्या परफॉर्म कर रहा है, बजटेड सेल 9 लाख, 9.5 लाख बेच रहा है, बजट से ज्यादा सेल कर रहा है, जबकि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, वो तो खराब है। बजटेड सेल कितनी होनी चाहिए थी, 10 लाख, बेची कितनी, 9.5 लाख, उन्होंने 50,000 कम बेच रहे हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 8 लाख बनाने थे, बना कितने दिए, 9.5 लाख, 1.5 लाख ज्यादा बना दिए। समझ में आ रही है मेरी बात? लेकिन क्या है,
ये रियलिस्टिक बजट नहीं है। जो भी आप डिफरेंस निकाल के, आप वेरियंस निकाल के कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हो, आप गलत कंपैरिजन कर रहे हो। तो बास लोग क्या बोलते हैं, भाई चक्करबाजी में पड़ो ही नहीं, हर कोई अपना स्लैक रखेगा, बजट कुछ का कुछ बन जाएगा, बेहतर होगा क्या कर दो, इम्पोज करो। हमारे सिलेबस में ये नहीं है कि भाई इम्पोज थ्योरी बेहतर है या पार्टिसिपेटिव थ्योरी बेहतर है। ये तो आपको पता होगा कि एमएफए के पेपर के अंदर 40 मार्क्स की थ्योरी आती है। पता बात आप लोगों को? नहीं पता, अभी बता रहा हूँ। एमएफए के पेपर में 40 मार्क्स की थ्योरी आती है, लेकिन लिखा हुआ नहीं है। जब पेपर को हम एनालाइज करते हैं तो थ्योरी भर भर के निकलती है। आई कैप एग्जामिनर कमेंट में कहता है अगर एमएफए में बच्चा फेल होता है तो हमें सिर्फ एक शिकवा है, वो शिकवा ये है वो थ्योरी पे कंसंट्रेट नहीं कर रहा, जबकि देख रहा है थ्योरी कंटिन्यूस बेसिस पे आ रही है। तो आपने थ्योरी की तैयारी भी करनी है। इसलिए सारी बातें समझा रहा हूँ, बुक में जो जो हेडिंग है कोशिश कर रहा हूँ लेक्चर में कवर कर दूं, अगर खुद पढ़ने बैठो तो आपको उसका आइडिया हो और थोड़ा बहुत आप उसको रिमेंबर करके पेपर में आ जाए तो लिखकर कुछ ना कुछ उसके बारे में आ जाओ। एक बात और बता रहा हूँ बेटा, सर अभी बता ही देंगे। एमएफए का सिलेबस 2 बार चेंज हुआ है, ठीक है। जब ये पहली बार आया था 2022 के अंदर, इसके अंदर 40 मार्क्स का स्टैट्स का पोर्शन था, ठीक है। और इसके अंदर 20 मार्क्स का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पोर्शन था, बाकी इसमें एमएफए था। सर अबील और मैं तो पढ़ाते ही थे, स्टैट्स का पोर्शन सर साकेत पढ़ाते थे। उसमें एक एरिया था रेगुलेशन, वो मैं उनके साथ मिलकर पढ़ाता था। सर बिलाल पढ़ाते थे उसके अंदर, जो 20 मार्क्स की मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती थी। आई कैप को एहसास हुआ कुछ गलत हो रहा है, पहले उसने वो 20 मार्क्स की थ्योरी उड़ा दी, सर बिलाल वाला एरिया उड़ा दिया, बोला जरूरत नहीं है, और मेरा और सर अबील का एरिया और बढ़ा दिया। फिर उन्होंने 40 मार्क्स का स्टैट्स भी उड़ा दिया, 2 अटेम्प्ट पहले। पुराने पेपर में सवाल मिलेंगे, अब वो सिलेबस में नहीं, पूरा स्टैट्स उड़ा दिया उन्होंने। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ मेरा और सर अबील वाला एरिया रह गया। तो पेपर में आपको स्टैट्स के अगर सवाल मिले, ठीक है, तो समझ जाना ये सवाल पुराने वक्तों में होते थे, 2023 से स्टैट्स का पोर्शन भी हट चुका है। लेकिन अब क्या कर दिया उन्होंने, अब वो ये है जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है उसमें प्रैक्टिकल्स तकरीबन अराउंड 60 मार्क्स का पूछते हैं और 40 मार्क्स की वो थ्योरी पूछते हैं। सर अभी अच्छी बात यह है बेटा, जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं उसकी एक एक थ्योरी बुक से रीड करवाते हैं, याद करना आपका काम है। यानी जो बच्चा भी पेपर में अपेयर होकर आया हो उससे एक बात पूछना, या जो भी थ्योरी के सवाल आए थे क्लास में आपको पढ़ाई गए थे नहीं पढ़ाए गए थे। अगर वो ये कह दे यार मैंने क्लासें पूरी ली है और मैं कहता हूँ हमें एक एक चीज पढ़ाई गई थी, वो अलग बात है, मैं खुद याद करके नहीं गया, उसकी अपनी जिम्मेदारी है, तो फिर टीचर की जिम्मेदारी नहीं बनती। तो ऐसा बच्चा हमें कोई नजर नहीं आता। अब बेटा आप बजट चाहे पार्टिसिपेटिव बनाओ या इम्पोज बनाओ, कौन कौन से बजट हैं जो हमें अपने सिलेबस में रहते हुए बनाने। आपके सिलेबस में 2 किस्म के बजट है मेनली, या तो आपने कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के बजट बनाने, उसी का मेन सवाल आता है, या एक पेज पर बुक में एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ के बजट कैसे बनते हैं। उनका एक स्पेशल बजट बनता है, उसका नाम होता है लाइन आइटम बजट। कभी पेपर में नहीं आया, कभी उसकी थ्योरी भी नहीं पूछी है, बुक में जिक्र मिलता है, लिहाजा उसको आखिर में देख लेंगे। अब जो पेपर में आता है उसकी बातचीत शुरू करते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ बजट। लिस्ट मेरे साथ कॉपी कर लीजिएगा। पहला बजट जो आपके सिलेबस में है उसका नाम है सेल्स का बजट। दूसरा बजट वो है प्रोडक्शन का बजट। फिर जब आप प्रोडक्शन की बात करते हो
क्योंकि आप कॉस्टिंग पढ़ के आए हुए हो। तो प्रोडक्शन के एलिमेंट होते हैं, प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है, हर कॉस्ट का अलग अलग बजट बनता है। मटेरियल के हवाले से दो बजट सिलेबस में है, एक डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट, और एक डायरेक्ट मटेरियल यूजेज बजट। ये दो अलग अलग बजट है। डायरेक्ट मटेरियल का परचेज बजट और डायरेक्ट मटेरियल का यूजेज बजट। जी सर, ऐसे ही पूछ रहा हूं, पहले कौन सा बनाऊं? पहले हमेशा बनना चाहिए यूजेज बजट। जब तक यूजेज इस्तेमाल पता नहीं होगा, आप परचेज कैसे करोगे? ठीक है, छोटी सी एग्जांपल। अम्मी ने बोला, बेटा घर में मेहमान आने वाले, कुछ सामान ला दो खाना पकाने के लिए। ठीक है, आप निकल पड़े। अम्मी ने पूछा, ये नहीं पूछोगे कितने मेहमान आने वाले हैं? आपने कहा, अम्मी ये जान के मैं क्या करूंगा? आपने कहा, बेटा उसके हिसाब से सामान परचेज करना पड़ेगा। अगर दो मेहमान आने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल मिसाल दे रहा हूँ, एक कोल्ड ड्रिंक भी बहुत है, तीन आने वाले हैं, चार आने वाले हैं, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक चाहिए पिलाने के लिए, और ज्यादा आने वाले हैं, और ज्यादा कोल्ड ड्रिंक परचेज करनी पड़ेगी। जब तक यूजेज पता नहीं होगा, इस्तेमाल कितना है, आप परचेज कैसे करोगे? ठीक है सर, तो दो बजट आपको बनाने हैं मटेरियल के। फिर आप लेबर पे आ जाते हो। लेबर के भी दो बजट बनते हैं, एक डायरेक्ट लेबर का आवर्स बजट, लेबर के घंटों का हिसाब किताब बनता है, और एक डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बजट। कॉस्टिंग में आप लोग एक वर्ड बार बार इस्तेमाल करते थे, बजटेड लेबर आवर्स करते थे भाई, बजटेड मशीन आवर्स करते थे ना। वो बजटेड लेबर आवर, बजटेड मशीन आवर कैसे निकलते हैं, वो आपको इस चैप्टर में सीखने का मौका मिलेगा। फिर मशीन आवर्स बजट, आने वाले पीरियड में मशीन के कितने घंटे आपको चाहिए होंगे, और क्यों चाहिए होंगे, किस किस काम के लिए चाहिए होंगे, उन सबकी भी प्लानिंग करनी पड़ती है। उनका बजटेड मशीन आवर्स बजट बनता है। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड बजट, प्रोडक्शन ओवरहेड के भी बजट बनते हैं। फिर बेटा बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाली जाती है, ये भी आपके सिलेबस में। फिर ये बजट सिमटना शुरू हो जाते हैं। फिर बनता है सबसे इंपॉर्टेंट बजट, जो अब तक पेपर में सबसे ज्यादा पूछा गया है, इस अटेम्प्ट में भी इसी का सवाल आया है, नाम है कैश का बजट। फिर बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पिछली अटेम्प्ट में, इससे पिछली अटेम्प्ट में बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मांगा गया था। और लास्ट बजट बजटेड स्टॉक। ये बजटेड बैलेंस शीट कैसे बनती है, ये आपको देखना है। आपने आज तक जो भी बैलेंस शीट बनाई है, वो सारी की सारी पास्ट की बनाई है, फ्यूचर की कभी नहीं बनाई। ठीक है सर, बात को समझने की कोशिश करना एग्जांपल से। मान लो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बैठी हुई है आईएमएफ के साथ, मीटिंग चल रही है, मान लो प्रोफेशनल मीटिंग है। आईएमएफ ने बोला, आपको कर्जा तो दे दें, साबित करो
इस कर्जे को कैसे उतार पाओगे? चलो मान लो तुम्हें 3 साल के लिए इतने अरब डॉलर दे देते हैं, तुम हमें सिंपली अगले 3 साल की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की फाइनेंशियल पोजीशन दिखा दो। यानी जो तुम बातें करो ना, ये होगा, हम टैक्स लगा देंगे, बिजली कर देंगे, यहां से टैक्स पकड़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अगर सब कुछ वही हुआ जो तुम कह रहे हो, आज से 3 साल बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहां खड़ी हुई होगी, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी? 1 साल बाद की बैलेंस शीट दिखाओ, 2 साल बाद की बैलेंस शीट दिखाओ, 3 साल बाद की बैलेंस शीट दिखाओ, और बैलेंस शीट में वो बातें दिखाओ जो अभी तक वाकया हुई नहीं है, अब तक हुई नहीं। अब आप बनाने बैठ गए फ्यूचर की बजटेड बैलेंस शीट। आपने बड़ी प्रोफेशनल तरीके से बनाई, आईएमएफ के आगे रख दी, आईएमएफ का फिर डिस्कशन करता रहा, आप ये चीज ऐसे क्यों दिखा रहा हो, ये फिगर आपने कैसे निकाली, ये वो। मान लो मुझमें होने उन्होंने क्या बोला, यार अगर सब कुछ वाकई में ऐसा हो गया जो आपकी बैलेंस शीट में नजर आ रहा है, फिर तो वाकई में आप इस काबिल हो कि आप लोन रीपे कर दोगे। हम रिकमेंड करेंगे अपने बोर्ड को कि आपको लोन दे दें। लेकिन मान लो बैलेंस शीट ऐसी दिखा रहे हैं, नहीं यार इस बैलेंस शीट को देखकर तुम्हें कौन लोन देगा, जो लोन देगा उल्टा और उसके पैसे भी फंस जाएंगे, माजरत तुम्हें लोन नहीं मिलेगा। ये होती है फ्यूचर की बैलेंस शीट, फ्यूचर की परफॉर्मेंस। ठीक है सर, इस सब के लिए ना सिर्फ पास्ट की बैलेंस शीट देखनी पड़ती है लोन लेते वक्त, फ्यूचर की परफॉर्मेंस भी देखनी पड़ती है, फ्यूचर के प्रॉफिट भी देखने पड़ते हैं। मैं आपको अभी कह दूं, पूरे साल मेहनत करो, फैक्ट्री चलाओ, फॉर एग्जाम्पल 1 साल के बाद प्रॉफिट होगा 10 लाख, आप क्या बोलेंगे, अबे बंद कर फैक्ट्री यार, इतना पैसा मैं बैंक में ना रखवा दूं, सीधा सीधा अच्छा खासा इंटरेस्ट का रेट चल रहा है, मैं वहां से इंटरेस्ट कमा लूंगा। किसी ने क्या बोला, भाई ये इसने उल्टे सीधे तरीके से प्रॉफिट निकाला है। हम आपको प्रोफेशनल तरीके से प्रॉफिट निकाल के दिखाते हैं। मैंने कहा आप बताओ आने वाले साल में मेरा बिजनेस का प्रॉफिट कितना होगा, मतलब वो अच्छा होगा तो मैं बिजनेस चलाऊं ना, मुझे बिजनेस चलाने का फायदा क्या हुआ? आ गया बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे बड़ा मसला कैश का बजट। सर ये सारी एक्टिविटी बेकार है अगर बैकअप में क्या ना हो, कैश ना हो। मटेरियल चाहिए, कैश है खरीदने के लिए, लेबर से काम करवा रहे हो, कैश है तुम्हारे पास, ओवरहेड लग रहे हैं, कैश है तुम्हारे पास। कहां कहां से फ्यूचर में कैश आने वाला है और कहां कहां फ्यूचर में वो कैश इस्तेमाल होने वाला है, इसको हम कहते हैं कैश बजट। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट पास्ट का बनता है, किसका बनता है? पास्ट का बनता है, IS 7 के तहत बनता है। उसके अंदर 3 आप हेडिंग डालते हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ 2 साइड होती हैं। कहां कहां से कैश आने की उम्मीद है, इन फ्लो ऑफ कैश, कहां कहां कैश जाने की उम्मीद है, आउटफ्लो ऑफ कैश। सारे इनफ्लो पकड़ लो, सारे आउटफ्लो पकड़ लो। इनफ्लो अच्छा है, आउटफ्लो कम है, तो सरप्लस ऑफ कैश। अभी से प्लान करो उस पैसे को कहां इन्वेस्ट करोगे, और अगर इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज्यादा है, तो अभी से प्लानिंग करो उस डेफिशिएंसी को कहां से पूरा करोगे। ये है बेटा मुख्तलिफ किस्म के बजट जो आपको बनाने। समझ में आ गई है? इंशाल्लाह कल आपको मैं इनके फॉर्मेट दिखाता हूँ और कल इसकी प्रैक्टिस भी शुरू कर देंगे। थैंक यू सर।